हेलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को। तो देखिए, जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम को पढ़ रहे थे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में, तो वहाँ पे हमने देखा था जो सबशेल्स हैं वहाँ पे जो एनर्जी है उनकी डिफरेंस था इनके बीच में। बट जब हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन लाइक एटम्स की और हाइड्रोजन एटम की, वहाँ पे हमने जब एनर्जी लेवल डायग्राम देखा था तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर शेल के लिए जो सबशेल्स थी उनकी जो एनर्जी थी बच्चों वो क्या थी, सेम थी। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में ऐसा नहीं था, तो उसी को हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों था, रीजन क्या है इसका। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन द सबशेल ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो देखिए ऐसा क्यों है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम बच्चों, जो हमारी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन रहती है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है, वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। जबकि जब हम देखते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में, वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ एक और फोर्स होती है, दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। वो किसके बीच में होती है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस वजह से वहाँ पे डिफरेंस आएगा, तो उसको अब हम पढ़ते हैं। तो जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है सर वो कौन सी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बीच में इन केस ऑफ हाइड्रोजन। ऑलराइट, बट जब हम बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो होती है हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ठीक है, सो जो एटम है वो स्टेबल क्यों होता है, बिकॉज वहाँ पे जो नेट फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। सो द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी देन द फोर्स ऑफ रिपल्शंस। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपल्सिव फोर्सेस है इलेक्ट्रॉन्स पे, वो कहाँ पे होती है, आउटर शेल की बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल। जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से क्या होती है बच्चों, वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस आती हैं। ठीक है, ऑन दी आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपल्सिव फोर्सेस आर ऑन दी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर शेल। किस पे होती है, इलेक्ट्रॉन्स पे जो आउटर शेल के उनके ऊपर, और किनके द्वारा, बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल। इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके द्वारा। एंड जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं इलेक्ट्रॉन्स पे वो इंक्रीज होंगी जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज जैसे बढ़ेगा, जो हमारी फोर्सेस हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है इलेक्ट्रॉन्स पे, वो क्या होंगी बच्चों, बढ़ेंगी। इसके बाद है, बट जो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स पे, वो रिड्यूस्ड हो जाती हैं किस वजह से, बाय द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वजह से जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। उनके ऊपर जो अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाती है ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों हुआ, रीजन क्या है, रीजन इज दैट ड्यू टू स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। वहां पे क्या जाता है, जो हमारे इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है उनका शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे, और जो नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस किया जाता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है बच्चों। एंड इसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट वी कॉल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस किया जाता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो किस पे डिपेंड करेगा, शेल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, शेप पे डिपेंड करेगा, शेल पे डिपेंड करेगा, ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, सो दैट डिपेंड अपॉन द शेल एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल इन विच दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल की शेप में है और कौन से वो शेल में प्रेजेंट है, इन सभी पे डिपेंड करेगा उसके ऊपर कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो एक पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है वो कितना एक्सपीरियंस करेगा न्यूक्लियर चार्ज। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस किया जाएगा किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो डिपेंड करता है शेल पे और शेप पे ऑर्बिटल के जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। क्लियर है ये चीज। इसके बाद एस ऑर्बिटल जो है बच्चों वो स्फेरिकल इन शेप है, पता है हमें शेप्स हम पढ़ चुके हैं, एस की, पी की, डी की। ठीक है, एस स्फेरिकल शेप है, पी डम्बल शेप है, डी डबल डम्बल शेप है। ऑलराइट, क्लोवर लीफ शेप भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये शील्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से ज्यादा इफेक्टिवली देन पी ऑर्बिटल्स, और पी ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली शील्ड करता है देन डी ऑर्बिटल्स। इसके बाद जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, तो वो ज्यादा स्पेंड करते हैं टाइम क्लोज टू द न्यूक्लियस देन पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल ज्यादा करेगा देन डी ऑर्बिटल। सो इसका रिजल्ट क्या आता है,
इसकी वजह से विद इन द सेम शेल जो s ऑर्बिटल है वो ज्यादा अट्रैक्टेड होगा किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, और इसी वजह से जो p ऑर्बिटल है वो ज्यादा अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस की तरफ देन दी d ऑर्बिटल्स. ऑलराइट, सो द s ऑर्बिटल्स आर मोर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस एंड हेंस हैव लोअर एनर्जी देन p ऑर्बिटल्स. तो इसीलिए जो s ऑर्बिटल होती है वो ज्यादा अट्रैक्ट किए जाते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और इसलिए उन्हीं के पास क्या होती है बच्चों, कम एनर्जी होती है देन p ऑर्बिटल्स, और p ऑर्बिटल ज्यादा अट्रैक्ट होंगे देन d ऑर्बिटल, इसलिए उनके पास भी क्या होगी, लोअर एनर्जी होगी देन दी d ऑर्बिटल्स. क्लियर है, यहां तक नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे करते हैं. तो इसलिए फॉर द सेम शेल जो s ऑर्बिटल्स है बच्चों उनके पास लो एनर्जी होती है देन दी p ऑर्बिटल्स, और जो p ऑर्बिटल्स है उनके पास कम एनर्जी होती है देन दी d ऑर्बिटल्स. सो द s ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी देन p ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी देन d ऑर्बिटल्स. इसके बाद है जो एनर्जीज हैं ऑर्बिटल की वो डिपेंड किस पे करती है, वो डिपेंड करती हैं ऑन द वैल्यू ऑफ n एंड l. n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर. और यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा बच्चों रूल आता है दैट इज n प्लस l रूल. ठीक है, सो n प्लस l रूल है जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए एनर्जीज को डिफरेंट ऑर्बिटल्स की. ऑलराइट, एज जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिपेंड किस पे करता है बच्चों, जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. और सिमिलर ऑर्बिटल्स के लिए डिफरेंट एटम्स की, इसलिए उनके पास क्या होती है बच्चों, सेम एनर्जी नहीं होती है, और ये डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज दैट इज एटॉमिक नंबर. अब हम देखते हैं मेन डिफरेंस क्या है एनर्जी लेवल्स के बीच में हाइड्रोजन एटम के और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में. तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस क्या आता है, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू पे इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम. सेकेंडली सभी जो ऑर्बिटल्स है पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की उनके पास सेम एनर्जी होती है, मतलब वो डीजेनरेट होती हैं. इसके बाद है यहाँ पे कोई भी शील्डिंग इफेक्ट नहीं है. ऑलराइट, अगर हम यहाँ पे देखते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में सभी ऑर्बिटल जो है हमारी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे उनके पास सेम जो हमारी एनर्जी वो नहीं होती है, मतलब सभी ऑर्बिटल्स जो है बच्चों पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की उनके पास सेम एनर्जी नहीं होगी, हम क्या बोलेंगे, वो डीजनरेट नहीं है. नेक्स्ट है देयर इज शील्डिंग इफेक्ट. यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट होता है बच्चों, जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शील्ड कर लेते हैं. ठीक है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे जो इफेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. वो अट्रैक्शन उनकी अंदर न्यूक्लियस के साथ में जो अट्रैक्शन होनी थी वो उतनी नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ शील्डिंग बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो देयर इज शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स टू दी आउटर इलेक्ट्रॉन्स. आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे ये इफेक्ट होता है, ठीक है, ऑफ दी इनर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स. तो यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अब हम पढ़ेंगे रूल्स को. ठीक है, अफबाउ रूल हो गया, हंट्स रूल है और पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इन सभी को हम स्टडी करेंगे. तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर, अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑर्बिटल्स में प्लेस करेंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल्स के अंदर उसे हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड जो फिलिंग है ऑर्बिटल्स की दैट इज गवर्न बाय द फॉलोइंग रूल्स. फर्स्ट हम पढ़ते हैं अफबाउ प्रिंसिपल को. ऑलराइट, यहाँ पे अफबाउ जो है बच्चों जर्मन जो मीनिंग है इसका वो क्या है, बिल्डिंग अप. ठीक है, बिल्डिंग अप. तो बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिलअप करना ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की वहाँ पे फिलिंग होगी ऑर्बिटल्स के अंदर. सो द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसके बाद ये प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है बच्चों, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, ग्राउंड स्टेट में एटम्स की जो ऑर्बिटल्स फिल्ड होंगे किस ऑर्डर में, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी. तो जो हमारी ऑर्बिटल्स फिल्ड होंगी वो किस तरीके से होंगी, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. पहले कम एनर्जी की, उसके बाद हायर एनर्जी की ऑर्बिटल्स फिल्ड होंगी. सो इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल. तो पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको ऑक्यूपाई करेगा, जो लोएस्ट एनर्जी की हमारी ऑर्बिटल होगी, देन वो ऑक्यूपाई करेगा हायर जो हमारी एनर्जी की ऑर्बिटल है उसको. ठीक है, एंड एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल ओनली व्हेन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड. तो मतलब पहले लोअर एनर्जी की जो ऑर्बिटल्स है वो फिल हो जाए, उसके बाद हायर ऑर्बिटल्स में फिल्ड होगा. ओके, सो यहाँ पे देखिए ऑर्डर जिसमें हमारी एनर्जीज ऑर्बिटल्स की इंक्रीज होगी, और जो ऑर्डर होगा जिसमें ऑर्बिटल्स फिल की जाएंगी वो क्या है, 1s 2s 2p
3s, 3p, 4s, then 3d, 4p, 5s, 4d, then 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d and 7p, इस तरीके से। ऑलराइट, सो जो एनर्जी होगी ऑर्बिटल की वो डिपेंड किस पे करती है? वो डिपेंड करती है सम पे। किसकी वैल्यूज की सम पे? एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की और साथ में एजिमुथल क्वांटम नंबर की, मतलब n और l की वैल्यू पे उनके जो सम है उस पर डिपेंड करेगी एनर्जी। किसकी एनर्जी? ऑर्बिटल की एनर्जी। ऑलराइट, तो इसे नोट कर लिया आप। नेक्स्ट है बच्चों, एनर्जी जो है ऑर्बिटल की वो किस पे डिपेंड करती है? वैल्यूज पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर, इन दोनों की वैल्यू को जो सम आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब n प्लस एल पे डिपेंड करेगी। n प्लस एल की वैल्यू जो आएगी हमारे पास उस पर डिपेंड करेगी। और इसे हम क्या बोलते हैं? n प्लस एल रूल। तो क्या बोलते हैं हम इसे? n प्लस एल रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है? न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम के अंदर अगर वहां पे लोअर वैल्यू है n प्लस एल की किसी भी ऑर्बिटल के लिए, तो वहां पे क्या होगी? उसकी एनर्जी कम होगी। अगर n प्लस एल की जो वैल्यू है वहां पे ज्यादा हो जाए तो जो ऑर्बिटल है हमारी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? ज्यादा हो जाएगी। सो इफ द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, अब वहां पे हो सकता है हमारे पास n प्लस एल की जो वैल्यू है वो दोनों में सेम आ जाए। तो दोनों में अगर सेम आएगी तो वहां पे n जो होगा, n की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसी के पास क्या होगी बच्चों? ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। सो द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ n हैज लोअर एनर्जी। तो जहां पे लोअर वैल्यू होगी n की वहां पे लोअर एनर्जी हो जाएगी, और हायर जिसकी वैल्यू होगी n की उसकी हायर एनर्जी हो जाएगी। सो देखिए, लाइक हम लेते हैं 1s के केस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास? 1 प्लस s के लिए l की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1। 2s में देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 0 दैट इज 2। 3s में 3 प्लस 0 दैट इज 3। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी है। उसके बाद 2s, उसके बाद 1s, तो 1s की से ज्यादा 2s की, 2s से ज्यादा 3s की, इस तरीके से हो जाएगा। और इस पॉइंट को हम कैसे क्लियर करेंगे? देखिए, यहाँ पे हम लेते हैं 4s और लेते हैं हम 3p को। तो यहाँ पे देखिएगा 4 प्लस में 0, तो क्या वैल्यू आएगी? 4। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लेंगे 3 प्लस p, अब p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? हमारी l की वैल्यू होती है बच्चों 1। तो 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। अब यहाँ पे सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, जब हमने n प्लस एल की वैल्यू को चेक किया यहाँ पे दोनों केसेस में, 4s 3p के केस में, तो वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हम कैसे पता लगाएंगे किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी एनर्जी कम है? तो हमें क्या देखना है? n की वैल्यू हमें देखनी है। यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? 4s के केस में। तो यहाँ पे n की वैल्यू ज्यादा है, 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू कम है, 3 है, तो इसलिए इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो 4s की एनर्जी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी देन 3p। ऐसे हो जाएगा। क्लियर है बात? और ये बच्चों हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनकी हम फिलिंग किस सीक्वेंस में करेंगे? पहले 1s की, 2s, देन 2p, 3s, देन 3p, 4s, देन 3d, 4p, 5s, देन 4d, 5p, 6s, उसके बाद 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, उसके बाद 5f, 6d एंड 7p। इस तरीके से फिलिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। ऑलराइट, उसके बाद है पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पहले हमने क्या पढ़ा? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। नेक्स्ट है पोल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों? किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देखिए, ऑर्बिटल कहने में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स। उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास में जो स्पिन है उनकी वो अपोजिट होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है? अपोजिट स्पिन है। इस केस में भी क्या है? अपोजिट स्पिन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। सो द 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन, दैट इज इफ वन इज रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज देन अनदर वन क्या होगा? रिवॉल्व करेगा एंटी क्लॉकवाइज में, देन द अदर इज रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर सेम हो जाए दोनों तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। ऐसे नहीं होगा। ये वाला क्या है? करेक्ट, और ये क्या है बच्चों? इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है? मैक्सिमम ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन भी कैसे? इन अपोजिट स्पिन, सेम स्पिन में नहीं, अपोजिट स्पिन्स में वो आएंगे। इसके बाद है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। 2 जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे एटम के अंदर उनके पास सेम क्वांटम नंबर का सेट नहीं हो सकता। ठीक है, वहां पे सारे के सारे जो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों ही क्वांटम नंबर क्या हो जाए? वहां पे सेम हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर सेम सेट क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। इसके बाद इन एन एटम एनी 2 इलेक्ट्रॉन मे हैव द सेम वैल्यूज फॉर एनी ऑफ 3
क्वांटम नंबर्स। यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों, 3 जो वैल्यू है क्वांटम नंबर की वो सेम हो सकती हैं, बट 4th डिफरेंट होगा ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चारों वैल्यू सेम हो जाए, चारों क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू वो सेम हो जाए, 3 भले ही वहाँ पे सेम हो जाए, बट जो 4th है उसमें डिफरेंस आएगा, वो 4th क्या होगी, डिफरेंट होगी, बट दी 4th मस्ट बी डिफरेंट। वो क्या होनी चाहिए, हमारी डिफरेंट होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों, तो नोट कर लो इसे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होती है हमारी p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल में, वो जब तक नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, जब तक कि जो हमारी गिवन सबशेल्स है उसकी जो ऑर्बिटल्स है वो सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए, electron pairing in p, d and f orbitals can't occur until each orbital of a given subshell contain one electron each or is singly occupied। जब तक कि जो हमारी given subshell है उसके अंदर हर एक जो ऑर्बिटल है वो सिंगली ऑक्यूपाई ना हो जाए, जब तक हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग वहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको हम पेयरिंग नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स की। लाइक यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 6 होता है इसका। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p2, ये हमारी 2p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे 2p ऑर्बिटल के केस में देखिए स्टेट ए में क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, सेम ऑर्बिटल में। तो स्टेट फर्स्ट के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम ऑर्बिटल में है। सेकंड जो हमारा केस है उसमें क्या दिख रहा है, 2 ऑर्बिटल्स में है और क्या है, अपोजिट स्पिन के साथ है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में बट अपोजिट स्पिन्स के साथ में। अगर हम देखते हैं सी वाले केस को, तो इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ऑर्बिटल्स के अंदर, और यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो स्पिन है बच्चों वो कैसी है, सेम स्पिन, पैरेलल स्पिन्स में है। तो स्टेट सी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे डिफरेंट ऑर्बिटल्स में बट स्पिन कैसी है, सेम स्पिन है। बी एंड सी में जो डिफरेंस है वो क्या है, एक में अपोजिट स्पिन है और एक में सेम स्पिन है। अब यहाँ पे हमारे पास केस क्या आता है, यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा राइट है इनमें से, ठीक है। ए वाला राइट है, बी वाला राइट है, सी वाला राइट है, कौन सा राइट होगा इन तीनों में से जब हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए बच्चे, कम से कम रिपल्शन हो, ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी हो। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज है, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और हमेशा सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या सेम चार्जेस हैं, तो वो दोनों चार्ज क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो इसलिए हमें वहां पे क्या चाहिए, कम से कम जहां पे क्या हो, रिपल्शन हो, ऐसी स्टेट, और जहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी हो। तो वो किसके साथ होगा, स्टेट सी के केस में, जब यहाँ पे क्या होगी, हमारी पैरेलल स्पिन होगी। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है बच्चों, हमारी चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन से वो मिनिमम कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स हमारी दूर होंगे, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे दूर हो, और विद पैरेलल स्पिन्स, किसके साथ में, विद पैरेलल स्पिन्स। तो यहाँ पे जो हमारी स्टेट सी है उसके पास क्या है, कम से कम रिपल्शन है, और वहाँ पे क्या होगी, हमारी लोअर एनर्जी, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी क्या है बच्चों, स्टेबल स्टेट है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, मिनिमम, कम से कम एनर्जी है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी लोअर एनर्जी है, तो क्या हो जाएगी, हमारी स्टेबल स्टेट हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या है, हमारी इन अकॉर्डेंस विद हुंड्स रूल। तो किसके अकॉर्डेंस में, ये हुंड्स रूल के अकॉर्डेंस में है। इसके बाद है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर दैट इज 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे अब 2p में जो फिलिंग होगी, यहाँ पे ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारी फिलिंग होगी इन ऑर्बिटल्स में, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, इन 3 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिल कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन कर दें, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें कर दें, ऐसा हो सकता है। या फिर हम क्या कर दें, यहाँ पे इनको एंटी पैरेलल कर दे, हमारे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, इस तरीके से हम कर सकते हैं इनको। या फिर तीनों अब क्या है, पैरेलल स्पिन्स के साथ में, तीनों की जो हमारी डायरेक्शन है वो क्या है बच्चों, सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जब सबशेल हमारी हाफ फिल्ड होगी बच्चों, मतलब सभी ऑर्बिटल सबशेल के सिंगली फिल्ड होंगे, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर अप किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पैरेलल स्पिन के साथ उनको हम क्या करेंगे, पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारी 3 ऑर्बिटल है, 2px 2py 2pz, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन पहले तीनों में आएगा विद पैरेलल स्पिन्स। उसके बाद हम और इलेक्ट्रॉन आएगा, मान लो यहाँ पे क्या होता है, 2p4 होता, तो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, 5th में यहाँ पे 5, 6th में यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो पेयरिंग बाद में होगी, पहले वो सिंगली ऑक्यूपाई होंगे। उसके बाद द हुंड्स रूल में बी सम्ड अप इन
टू रूल्स। तो टू रूल्स में हम सम अप कर देते हैं इसको। फर्स्ट क्या है, इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लाइक 2px 2py 2pz, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगी कब तक, जब तक हमारी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी, जब तक कि ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई ना हो जाए, मतलब वहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना किया जाए पहले। अब लाइक हम डी ऑर्बिटल के केस में लेते हैं, डी में क्या हमारी 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से क्या हमारी 5 ऑर्बिटल है। तो हमें फिलिंग करनी है यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स की। तो कैसे करेंगे, तो पहले क्या होंगे, सभी में 5 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आएंगे, सिंगली वो क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे जो हमारी गिवन सबशेल है उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स है उनको। उसके बाद अब 6th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 6 7 8 9 10, इस तरीके से क्या करेंगे हम बच्चों, फिलिंग कर देंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे हम कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं, तो क्या हो गए, 2 इसमें आ गए और 2 इसमें आ गए, और सारे वो क्या हो जाए हमारे आगे के ऑर्बिटल इस तरीके से खाली हो जाए। तो ऐसे हमें फिलिंग नहीं करनी। 4 ऑर्बिटल अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास है तो उनकी फिलिंग इस तरीके से नहीं करेंगे, पहले वो सिंगली ऑक्यूपाई किए जाएंगे। तो यहाँ पे नहीं आएंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये कैसे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो पहले सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे ऑर्बिटल्स को, उसके बाद वहां पे क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जब इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे डिफरेंट ऑर्बिटल्स में सेम एनर्जी की, तो उनकी जो स्पिन है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, पैरेलल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे क्या कर दें, इसकी स्पिन को इस तरीके से कर दे, इसकी एंटी पैरेलल, तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे जो स्पिन है वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हुंस रूल ने क्या बताया हमें, पीडीएफ ऑर्बिटल्स के अंदर हमारी पेयरिंग कब तक नहीं होगी, जब तक कि वहाँ पे गिवन सब शेल्स के अंदर सभी जो ऑर्बिटल्स है वो सिंगल ऑक्यूपाई ना हो जाए, सिंगली वहाँ पे ऑक्यूपाइड ना हो जाए वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। वहाँ पे क्या होनी चाहिए, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, उसके बाद उनकी क्या होगी बच्चों, पेयरिंग होगी, और वहाँ पे पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे विद पैरेलल स्पिन, उसके बाद वहाँ पे पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। समझ में आ गया, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी किसी भी ऑर्बिटल की, उसको हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नोटेशन से, दैट इज NLX। यहाँ पे N क्या है, हमारी नंबर ऑफ मेन और प्रिंसिपल शेल, जो हमारी प्रिंसिपल शेल होगी वो है N। L यहाँ पे है सिंबल सब शेल और ऑर्बिटल्स का, लाइक SPDF, ऑलराइट। इसके बाद X क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे प्रेजेंट होंगे उस ऑर्बिटल के अंदर। लाइक यहाँ पे हमारे पास है 4p1, तो यहाँ पे क्या है, P तो सब शेल है, 4th क्या है हमारी मेन शेल है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसकी अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 4 क्या है, 4 देखिए N नंबर ऑफ मेन और प्रिंसिपल शेल, तो यहाँ पे क्या है, कौन सी शेल है हमारी, 4th शेल है। इसके बाद L सिंबल सब शेल और ऑर्बिटल, कौन सी सब शेल है हमारे पास, P सब शेल है। इसके बाद X क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये जो X है ये क्या है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। समझ आ गई बात यहाँ तक। इसके बाद देखिए बच्चों ये है हमारे डिफरेंट एटॉमिक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, तो एलिमेंट कौन सा होता है हमारे पास, हाइड्रोजन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करेंगे, 1s1 हो जाएगी। बात करते हैं हम हीलियम की, तो एटॉमिक नंबर क्या है 2, तो कैसे लिखेंगे 1s2। इसके बाद है थर्ड में लिथियम, यहाँ क्या होता है 1s2 होता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया हीलियम 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 2s1, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, 2s ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, ठीक है, 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, 2s ऑर्बिटल के अंदर। तो 2s में क्या हो गया हमारे पास, s सबशेल 2s जो हमारे पास है ऑर्बिटल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है बोरोन, तो बोरोन की क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, He2 2s2 एंड 2p1, 1 इलेक्ट्रॉन 2p में आ जाएगा। इसके बाद कार्बन में हीलियम 2 2s2 2p2, दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, 2p के अंदर। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखिए 7 एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, हीलियम 2 है और 2s2, अब एक और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा हमारा, 2p के अंदर आ जाएगा, 2p3, ठीक है। अब ये थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों कैसे आया है, देखिए 1 2 3, तो इस तरीके से ये क्या हमारे 3 ऑर्बिटल्स हैं p के, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ये नहीं, हम यहाँ पे पेयर अप नहीं कर देना है, ठीक है। तो कैसे होगा ये 1 2 एंड 3, पहले इनको हम क्या करेंगे, सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे ये, और वो भी किसमें, पैरेलल स्पिन के साथ में, सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे और पैरेलल स्पिन के साथ में ऑक्यूपाई करेंगे ऑर्बिटल को, तीनों इलेक्ट्रॉन्स, ऑलराइट। इसके बाद ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s2 2p
4, एक और इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, 2p के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे 2p5, यहाँ पे हो जाएगा 2p6। इसके बाद हीलियम 2, 2s2, 2p6, ये क्या होती है बच्चों, हमारी नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे हम नियॉन 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो नियॉन 10 3s1। इसके बाद मैग्नीशियम है बच्चों, तो मैग्नीशियम में क्या हो जाएगी, Ne10 और यहाँ पे आ जाएगा 3s2, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया किसके अंदर, 3s के अंदर। इसके बाद है नियॉन 10 3s2, 3p1 हो जाएगा एल्यूमिनियम के केस में। और सिलिकॉन में क्या हो जाएगा, Ne10 3s2, 3p के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो 3p2 हो जाएगा। इसी तरीके से फोस्फोरस में 3p3 हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सल्फर के अंदर क्या है हमारे पास, 16 एटॉमिक नंबर है, तो कैसे लिख देंगे इसको, Ne10 3s2, 3p के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो 3p4, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां तक नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्लोरीन, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, नियॉन 10 3s2, 3p5, 3p के अंदर कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इन केस ऑफ क्लोरीन। इसके बाद है आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 क्या है हमारे यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, तो Ne10 3s2 और 3p के अंदर क्या आ जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन 3p6 हो जाएगा। इसी तरीके से पोटाशियम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो गया तो 4s1 हो जाएगा। अब देखिए Ne10 3s2 3p6 किसकी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन की। तो यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो आर्गन 18 4s1 हो जाएगा पोटाशियम के केस में। कैल्शियम में क्या हो जाएगा फर्दर, फिर क्या है यहाँ पे हमारे पास 20 है तो एक इलेक्ट्रॉन 4s में आ गया, ठीक है, तो 4s2 हो जाएगा। उसके बाद स्कैंडियम 21 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d के अंदर अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब 3d में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। 22 होगा टाइटेनियम के अंदर तो 3d क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। उसके बाद 23 वेनेडियम के केस में क्या हो गया बच्चों, 3d 3 हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। इसके बाद 24 के अंदर देखिएगा बच्चों, ये क्या है हमारी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आती है क्रोमियम के अंदर। यहाँ पे क्या होना था, 3d4 4s2, यही होना था, बिकॉज जो हमारा टेंथ चलता आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या आना था 4s2 है और यहाँ पे 3d4 हो जाना था, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाना था यहाँ पे 3d4 4s2 ऐसे। बट यहाँ पे है क्या 3d5 4s1, ऐसा क्यों हुआ, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होती है बच्चों वो हमारी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहाँ पे क्या हो रही है हमारी, हाफ फिल्ड हो रही है। अब इसके लिए जो हमारी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आती है क्रोमियम में आएगी और एक कॉपर में आएगी, तो इनके लिए जो हमारे रीज़न होते हैं वो क्या है, एक तो यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों और एक एक्सचेंज एनर्जी। अब इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं आपको होगी तो इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी टॉपिक में, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी इस बारे में। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम कॉपर की, इन दोनों को अब हम पढ़ेंगे क्यों होती है, क्या रीज़न है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एनर्जी, क्या है ये चीजें। ऑलराइट, तो देखिए इसके बाद है मैंगनीज 25 एटॉमिक नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन 18 3d5 4s2, क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आयरन के अंदर 26 है तो आर्गन 18 3d6 4s2, 3d के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया 3d6 हो जाएगा। नेक्स्ट आयरन के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, 3d7 हो जाएगा। इसी तरह कोबाल्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3d7 हो जाएगा। आयरन में क्या था, 3d6 था और कोबाल्ट में 3d7 हो गया। इसके बाद निकल में क्या हो जाएगा, 3d8, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं जो हमारे d ऑर्बिटल है उसके अंदर आते जा रहे हैं। कॉपर में क्या हो गया, 3d10। अब यहाँ पे देखिएगा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे होना क्या था 4s2 3d9, क्या होना था यहाँ पे 4s2 3d9, बट यहाँ पे क्या है 3d10 4s1, ये भी किस वजह से हुआ है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें 3d9 होता तो यहाँ पे फुलफिल्ड नहीं थी, यहाँ पे 4s2 होता, बट अब क्या ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे भी हमारे पास आएंगे विद सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का रीज़न और एक्सचेंज एनर्जी। ऑलराइट, तो इसको हम आगे एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। इसके बाद है जिंक, जिंक की क्या हो जाएगी, आर्गन 18 3d10 कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर 4s2 हो जाएगा। उसके बाद गैलियम की आर्गन 18 3d10 4s2 और 4p में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन किस में हो गया 4p में आ गया 4p1। इसके बाद जर्मेनियम की केस में क्या हो जाएगा 3d10 4s2 4p2, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया 4p के अंदर। यहाँ पे आर्सेनिक में 33 एटॉमिक नंबर है तो 3d10 4s2 4p3, एक और इलेक्ट्रॉन 4p में ऐड हो गया। उसके बाद सेलेनियम के केस में अगर हम बात करते हैं 34 एटॉमिक नंबर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3d10 4s2 और 4p के अंदर इलेक्ट्रॉन 4p4। 35 ब्रोमीन, ठीक है, तो यहाँ पे 3d10 4s2 4p5 4p के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके बाद 36 क्रिप्टॉन, यहाँ पे आर्गन 18 3d10 4s2 और 4p
6, ठीक है। तो ये क्या हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रिप्टॉन 36 ऐसे लिख सकते हैं इसको रुबिडियम के केस में, और एक इलेक्ट्रॉन 5s के अंदर 5s1। उसके बाद है हमारा ये हो गया रुबिडियम। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्शियम 38, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रिप्टॉन 36 एंड 5s2, एक इलेक्ट्रॉन किसमें गया 5s के अंदर, तो क्या हो गया 5s2। उसके बाद है बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा यट्रियम, ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा यट्रियम हो जाएगा। तो ये क्या है 39 यट्रियम। यहाँ पे क्या हो गया क्रिप्टॉन 36 4d1 एंड 5s2 हो जाएगा। इसके बाद है 40 एटॉमिक नंबर जिरकोनियम के केस में क्या हो गया क्रिप्टॉन 36 4d2 एंड 5s2। 4d के अंदर अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, 4d2 हो गया। नेक्स्ट नायोबियम के केस में क्या होगा 4d4 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है हमारे पास 4d, पहले केस में 4d2 5s2, अब यहाँ पे क्या हो गया 4d4 हो गया और 5s में एक इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है हमारे पास मॉलिबेडिनम के अंदर क्या हो जाएगा 4d5 एंड 5s1। तो डी के अंदर क्या है बच्चों हमारी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गई। इसके बाद है टेक्नीशियम, टेक्नीशियम में 4d5 5s2। उसके बाद रुथीनियम, यहाँ पे क्या हो गया 4d7 5s1, और रोडियम के केस में 4d8 5s1, डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। उसके बाद पैलेडियम में क्या हो जाएगा 4d10 एंड 5s0, 4d के अंदर क्या हो गया हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स, 5s में 0 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा सिल्वर, यहाँ पे क्या है 4d10 5s में एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कैडमियम में 4d10 एंड 5s2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद है इंडियम, इंडियम में क्या हो गया 4d10 5s2 एंड 5p1, एक इलेक्ट्रॉन 5p में आ गया। इसके बाद टिन में क्या हो जाएगा क्रिप्टॉन 36 4d10 5s2 और 5p के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 5p2 हो गया। इन केस ऑफ टिन एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों 50, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एंटीमनी, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है 51, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी Kr36 क्या है बच्चों यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है हमारी क्रिप्टॉन 36 4d10 5s2 5p3, 5p के अंदर क्या है बच्चों हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद है 52 एटॉमिक नंबर टेल्यूरियम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 4d10 5s2 5p4। अब यहाँ पे क्या आ गया 5p के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया 5p4 हो गया। नेक्स्ट 53 आयोडीन के अंदर यहाँ पे क्या आ गया 5p5 हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 54 जिनॉन के अंदर क्या हो जाएगा 4d10 5s2 5p6, ठीक है, 5p के अंदर क्या हो गए बच्चों हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद सीजियम के अंदर xc54 6s1, एटॉमिक नंबर क्या है 55। नेक्स्ट है 56 बेरियम, यहाँ पे क्या है xc54 6s2। इसके बाद है 57 लेंथेनम, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों xc54 5d1 एंड 6s2, 6s के अंदर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, 5d के अंदर 1, और xc54 तो कितना हो जाएगा 57 हो गया लेंथेनम के अंदर। तो यहाँ से क्या बच्चों हमारे लेंथेनाइड स्टार्ट हो जाएंगे। सीरियम, अब यहाँ पे क्या है हमारे xc54 4f1 5d1 6s2, तो देखिए यहाँ पे 4f में क्या आ रहे हैं बच्चों हमारे f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। उसके बाद है प्रेसियोडीमियम, क्या है 59, यहाँ पे क्या हो जाएगा xc54 4f3 5d0 एंड 6s2। उसके बाद है नियोडीमियम 60 एटॉमिक नंबर, xc54 4f4 एंड 6s2। इसके बाद है 61 प्रोमैथियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा xc54 4f के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन एंड 6s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है सेमेरियम 62 एटॉमिक नंबर, xc54 4f6 एंड 6s2, 4f के अंदर क्या आ गए 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 4f6 6s2 एंड xc54 कितना हो जाएगा 62। उसके बाद 63 यूरोपियम, यहाँ पे xc54 4f7 एंड 6s2, 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग और यहाँ पे 4f के आ गया 7 हो जाएगा। उसके बाद है गैडोलिनियम 64, यहाँ पे क्या हो जाएगी xc54 4f7 5d1 एंड 6s2। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है 7 के बाद जो 8 इलेक्ट्रॉन था वो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया बच्चों 5d के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी हमारी f ऑर्बिटल के, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4f7 5d1 एंड 6s2। तो याद रखेंगे इसको भी, गैडोलिनियम को भी। टर्बियम, टर्बियम में क्या हो जाएगी xc54 4f9 एंड 6s2। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे फिल हुए 4f के अंदर, ठीक है, तो 4f9 6s2। डिस्प्रोसियम, यहाँ पे xc54 4f10 हो गई, ठीक है, f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं 4f10 6s2। फिर होल्मियम xc54 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन आए, 4f क्या हो गया 11 एंड 6s2। नेक्स्ट है 68 एटॉमिक नंबर अर्बियम,
4f12 हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से थ्यूलियम 69 यहाँ पे 4f13 हो गया, और टेरबियम यहाँ पे 4f14 हो जाएगा। उसके बाद 71 ल्यूटेटियम यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 4f14 5d1 एंड 6s2। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर किया 5d के अंदर, तो 5d1 हो जाएगा। उसके बाद हाफनियम यहाँ पे क्या हो गया Xc54 4f14, तो यहाँ पे क्या होगी f ऑर्बिटल फुलफिल हो गई है, ठीक है, तो स्टेबल हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। 5d2 है और 6s2 है बच्चों। उसके बाद है टेंटेलम Xc54 4f14 5d3 6s2, 5d के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी फिलिंग हो रही है। नेक्स्ट है टंगस्टन 74 Xc54 4f14 5d यहाँ पे 4 हो जाएगा। रीनियम में 5d5 हो जाएगा, ऑस्मियम में 5d6 हो जाएगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर 76। इसी तरीके से जो हमारा इरिडियम है उसके अंदर क्या हो जाएगा 5d7 हो जाएगा, और जो प्लैटिनम है उसमें क्या हो गया 4f14 5d9 एंड 6s1, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6s में 1 5d के अंदर 9, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद गोल्ड है, गोल्ड में क्या हो जाएगा Xc54 4f14 5d10 एंड 6s1, तो D के अंदर क्या होगी बच्चों हमारी फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन, F के अंदर भी क्या है हमारी फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन एंड 6s1 इन केस ऑफ गोल्ड। इसके बाद है मरकरी, यहाँ पे Xc54 4f14 5d10 एंड 6s2, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी मरकरी के अंदर। नेक्स्ट है थैलियम Xc54 4f14 5d10 6s2 एंड 6p1। अब 6p में क्या हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की अब फिलिंग होगी। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास लेड, लेड में क्या हो गया 6p2 हो जाएगा, बिस्मिथ के अंदर 6p3 हो गया, और पोलोनियम के अंदर 6p4 हो गया, और एस्टेटीन के अंदर क्या हो गया 6p5 हो जाएगा, रेडोन के अंदर 6p6 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर है 86। इसके बाद फ्रेंशियम 87 एटॉमिक नंबर, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है हमारी रेडॉन 86, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेडॉन 86, और यहाँ पे साथ में आ जाएगा 7s1, 7s में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, तो फ्रेंशियम में क्या हो गया Rn86 7s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो। नेक्स्ट है बच्चों रेडियम, एटॉमिक नंबर है 88, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी Rn86, ये क्या हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, Rn रेडॉन है 86, और साथ में हो जाएगा 7s2, तो क्या हो गया हमारा 88, दैट इज रेडियम। इसके बाद 89 एक्टिनियम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Rn86 6d में और 7s2, तो 6d में क्या हो गया एक इलेक्ट्रॉन हमारा आ जाएगा 6d1 हो जाएगा। इसी तरीके से 6d में फिलिंग होती जाएगी हमारी। उसके बाद 90 थोरियम, यहाँ पे क्या हो गया 6d2, प्रोटेक्टिनियम में 5f2 और 6d1। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों 91 के केस में, प्रोटेक्टिनियम के केस में Rn86 है 5f2 आ गया, ठीक है, 6d1 हो गया 7s2, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इन केस ऑफ प्रोटेक्टिनियम। इसके बाद है यूरेनियम, Rn86 5f3 6d1 एंड 7s2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 5f के अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, यहाँ पे 5f3 हो जाएगा। इसके बाद है नेपच्यूनियम, यहाँ पे क्या हो गया 5f4 93 एटॉमिक नंबर है। इसके बाद 94 प्लूटोनियम, यहाँ पे 5f6 7s2, 95 अमेरिकम, यहाँ पे Rn86 5f7 7s2, ठीक है, ये प्लूटोनियम में हो गया, अमेरिशियम में हो गया। उसके बाद है क्यूरियम, यहाँ पे Rn86 5f7 6d1 7s2, यहाँ पे क्या हो गया 5f7 और 6d में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बाद है बर्कीलियम, यहाँ पे Rn86 5f9 आ जाएगा और 7s2। इसके बाद है 98 कैलिफोर्नियम, Rn86 5f10 एंड 7s2, 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हुए 5f10 एंड 7s2। इसके बाद है आइंस्टीनियम, दैट इज 99 एटॉमिक नंबर, Rn86 5f11 एंड 7s2, 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है 5f11 एंड 7s2। नेक्स्ट है 100 फर्मियम, यहाँ पे हो जाएगा Rn86 और 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 5f12 7s2। मेंडेलियम 101, ठीक है, कितना है 101 एटॉमिक नंबर, Rn86 5f13, ठीक है, 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो गया 13 आ जाएगा। उसके बाद नोबेलियम 102, यहाँ पे क्या आ गया 5f14 हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, तो Rn86 5f14 6s2 7s2, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा Rn86 5f14 7s2। इसके बाद है हमारा हो जाएगा लॉरेंशियम 103, तो यहाँ पे
Rn86 5f14 और 6d के अंदर अब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 6d1 7s2, उसके बाद है 104 रदरफोर्डियम, Rn86 5f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन, 6d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 7s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 104 जिसका एटॉमिक नंबर है दैट इज रदरफोर्डियम। ठीक है, तो नोट कर लो इसे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम और जो कॉपर है बच्चों, इनकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कुछ एलिमेंट्स के अंदर जब दो सबशेल हमारी डिफर करेंगी एनर्जीज के अंदर स्लाइटली, ठीक है, स्लाइटली वहाँ पे डिफरेंस होगा, थोड़ा सा अगर वहाँ पे डिफरेंस होगा एनर्जीज में सबशेल्स की, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, लोअर एनर्जी के जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं, हायर एनर्जी में चले जाते हैं। सो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफर करेंगे स्लाइटली सबशेल्स जो है हमारी दो सबशेल एनर्जीज के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहाँ पे होगा, सबशेल से लोअर एनर्जी की, ठीक है, लोअर एनर्जी की सबशेल से हायर एनर्जी की सबशेल में। अगर उस शिफ्ट की वजह से क्या होगा, वहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब, हाफ फिल्ड या फिर बच्चों वहां पे क्या होगी, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर वहां पे हमें ऑब्टेन हो रही है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास होगी यहाँ पे शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की सबशेल में। करेक्ट है यहाँ तक। इसके बाद दो रीजन है, फर्स्ट आता है हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, यहाँ पे सिमेट्री जो है बच्चों वो लीड करती है स्टेबिलिटी को। सिमेट्री से क्या होगी, हमारी स्टेबिलिटी आएगी। अगर यहाँ पे हमारे पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहाँ पे क्या होगी, हमारी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पे सभी ऑर्बिटल सेम सबशेल किया तो कंप्लीटली फिल्ड हो, फिर एक्जैक्टली हाफ फिल्ड हो, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की, Z इज इक्वल टू 24, 24 क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है क्रोमियम का। तो क्रोमियम के केस में हम यहाँ पे बात करेंगे Z इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 24, ठीक है, 24 एटॉमिक नंबर है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d4 एंड 4s2। ठीक है, यही होनी चाहिए हमारा जो जनरल पैटर्न है फिलिंग का इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो जाती है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इसकी आती है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन 4s का है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाता है, हमारी 3d की ऑर्बिटल में। ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या है, हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में आ जाएगा। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चे, ये जो 4s का इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे आ जाएगा, 3d ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगी, हमारी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d 5 4s1। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन के आने से यहाँ पे ज़्यादा सिमेट्री हो रही है, ज़्यादा स्टेबिलिटी हो रही है, बिकॉज यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 3d हमारी सबशेल है वो क्या हो रही है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जो हमारा 4s इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर जाएगा वैकेंट 3d ऑर्बिटल के अंदर, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन्स का वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, और जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी। इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की, ये वाली क्या हो जाएगी बच्चों, रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर देखते हैं इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी। ठीक है, सो एक्चुअल जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों क्रोमियम के केस में वो क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 एंड 4s1। तो ये जो हमारी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल थी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया हायर एनर्जी ऑर्बिटल 3d के अंदर, ये क्या हो गया, हमारा शिफ्टिंग हो गई। शिफ्टिंग क्यों हुई है, ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा था, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, पांचों क्या हो गए हमारी, यहाँ पे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ गई है यहाँ पे हमारे पास। तो ये क्या, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गई, हमारी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई है। ओके, तो क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5 इन केस ऑफ क्रोमियम। इसी तरीके से हमारा केस आता है कॉपर के अंदर। ऑलराइट, तो जो हमारी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर के केस में वो क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d 9 एंड 4s2। ये हमारी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों कॉपर के अंदर। बट यहाँ पे स्टेबिलिटी की वजह से अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एक जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कौन सा है, लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या होगा बच्चों, शिफ्ट होगा हायर एनर्जी ऑर्बिटल में
3D के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगा, 3D के अंदर ही आ जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिटल में आया। क्यों आया, ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन यहाँ पे हो रही है, जिसकी वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3D10 4s1। तो एक्सपेक्टेड कॉन्फिगरेशन ये है, बट एक्चुअल कॉन्फिगरेशन जो राइट होगी, जो करेक्ट है, वो कौन सी, ये वाली कॉन्फिगरेशन हमारी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, ठीक है। और ये किस वजह से हुई है, इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों 5 3D ऑर्बिटल्स के अंदर वो क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है। इस वाले केस में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का 3D ऑर्बिटल्स के अंदर, पांचों 3D ऑर्बिटल्स के अंदर वो सिमेट्रिकल नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, ना ही तो हाफ फिल्ड है, ना ही फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। बट जब हम बात करते हैं, जब यहाँ पे शिफ्टिंग होती है एक इलेक्ट्रॉन की लोअर एनर्जी 4s ऑर्बिटल से हायर एनर्जी 3D ऑर्बिटल के अंदर, इससे क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का वो सिमेट्रिकल हो गया, जिसकी वजह से क्या होगी, वहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई। तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, कॉपर की ये हो जाएगी, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, 3D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सचेंज एनर्जी, उसको अब हम समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहां तक नोट करें पहले। नेक्स्ट है बच्चों एक्सचेंज एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल स्पिन्स में प्रेजेंट होते हैं, दे जनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर, मतलब ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी, तो वहां पे वो एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशंस को। तो जो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है एक्सचेंज के टाइम पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सचेंज एनर्जी। क्या बोलेंगे उसे, एक्सचेंज एनर्जी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस वहां पे होंगे, जितने मैक्सिमम वहां पे नंबर ऑफ एक्सचेंजेस होंगे, जब जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं हमारी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होंगी या फिर क्या होंगे, हमारी कंप्लीटली फिल्ड होंगी। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस मैक्सिमम कब होंगे, जब डीजनरेट ऑर्बिटल्स या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो या फिर कंप्लीटली फिल्ड हो। तो इससे क्या होगा, जो एक्सचेंज एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी, और जिससे जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। सो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं क्रोमियम की, क्या है 3d4, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सचेंज कर सकते हैं इन वेज के अंदर। तो देखिए यहाँ पे 3 वेज से एक्सचेंज कर सकते हैं एनर्जी को। यहाँ पे 2 वेज है हमारे पास, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास, और इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, 1 वे है। तो टोटल कितने हो गए, 3 2 1, दैट्स 6 वेज। तो टोटल कितने वेज है यहाँ पे, 6 वेज हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम किसको ले रहे हैं बच्चे, सिर्फ हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं जो पोजीशन 3D सबशेल के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास अगर 3d4 अगर हम बात करते हैं तो हो जाएंगे 6 वेज। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे यहाँ पे 3d5 कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे अपनी पोजीशन को 10 वेज के अंदर। तो यहाँ पे देखिए 4 वेज है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पे 3 वेज है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए 2 वेज, यहाँ पे 1 वेज इलेक्ट्रॉन के लिए। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 3 2 1, दैट इज 10 वेज। तो कितने हो गए हमारे पास बच्चों, यहाँ पे 10 वेज हो गई टोटल। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा, जितने ज्यादा यहाँ पे एक्सचेंजेस होंगे उतनी ही क्या होगी, हमारी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सचेंजेस हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, करेक्ट। सो यहाँ पे देखिए पॉइंट, इफ वी टेक एक्सचेंज एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन इक्वल टू ई, किसके इक्वल लिया हमने, वो ई के इक्वल लिया। तो यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी जो होगी 3d4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो क्या हो जाएगी, 6 ही हो जाएगी, बिकॉज 6 एक्सचेंजेस वहां पे हो रहे हैं। अगर 3d5 कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं तो 10 एक्सचेंजेस है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी 10 ही हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रही है एक्सचेंज एनर्जी, कहाँ से कहाँ पे, जब हम जा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 से 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी जो है वो हमारी वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए उस कॉन्फ़िगरेशन की। और सिमिलरली इसको हम देख सकते हैं एक्सचेंज एनर्जी d9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है, वो क्या होती है बच्चों, हमारी 16e होती है। अगर हम बात करते हैं वहीं पे d10 की, तो वहां पे कितनी होती है, हमारी 20e होती है। अब मुझे बताइए किसकी ज्यादा है, 20e ज्यादा है किसकी, और वो d10 कॉन्फ़िगरेशन की। तो वहां पे वो क्या फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी है, वहां पे एक्सचेंजेस ज्यादा हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगी, लार्जर स्टेबलाइजेशन अकर फॉर d5 और कॉन्फ़िगरेशन 10 कॉन्फ़िगरेशंस बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर और क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। उसके रीजन क्या पढ़े हमने बच्चे, फर्स्ट वन हमने पढ़ा यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और जो फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे क्या होगी बच्चों, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। फिर हमने देखा एक्सचेंज एनर्जी को, जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होंगे वहाँ पे उतनी ज्यादा क्या होगी बच्चों, स्टेबिलिटी होगी। तो 2 रीजन हो गए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक एक्सचेंज एनर्जी फॉर द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। तो नोट कर लो इसे।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लेटर रूल्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए मल्टी इलेक्ट्रॉन जो हमारी एटम्स के इसमें क्या होता है, इनके केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर वो स्क्रीन कर लिए जाते हैं न्यूक्लियस से बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो बच्चे हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर की साइड जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो स्क्रीन कर लिए जाते हैं न्यूक्लियस से। देखिए यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है और फिर वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। तो न्यूक्लियस से और जो हमारे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनके बीच में कौन है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक स्क्रीन की तरह काम करते हैं। ये क्या कर लेते हैं, वहाँ पे शील्ड कर लेते हैं, उनको एक शील्डिंग का वो काम करते हैं। तो जितनी न्यूक्लियस और बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होनी चाहिए थी, जितनी वहाँ पे होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ दिस इनर इलेक्ट्रॉन्स। इन इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहाँ पे इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हो पाती है आउटर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, शील्डिंग और स्क्रीनिंग। ठीक है, जो की जाती है बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों आउटर मोस्ट शेल के अंदर वो क्या है, एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे फुल चार्ज। जितना चार्ज है न्यूक्लियस का उसको वो फील नहीं कर पाएंगे जितना हमारा न्यूक्लियस का चार्ज है उसको, ड्यू टू दी शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग बाय दी इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे क्या होगा, जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फील किया जाता है बाय इलेक्ट्रॉन उसे हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे हम इससे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है, जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फील किया जाता है बाय द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन है हमारा आउटर मोस्ट 2s ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पे किस में ले रहे हैं, 2s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है फुल चार्ज न्यूक्लियस का। क्यों, इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ इंटरवीनिंग शेल ऑफ 1s2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या आ गई, हमारी एक इंटरवीनिंग शेल है, पहले 1s2 होगा उसके बाद 2s होगा, 2s के अंदर वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब वो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है 2s शेल में जो इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है उसका और न्यूक्लियस का इतना अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, वो न्यूक्लियस की फुल चार्ज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा बिकॉज वहां पे क्या आ गई, हमारे पास एक इंटरवीनिंग शेल आ गई जो बीच में क्या कर रही है, उसको शील्ड कर रही है, स्क्रीन कर रही है। ठीक है, स्क्रीनिंग वहां पे क्या है उसका हो जाता है, एक स्क्रीन की तरह वो काम करेगी न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में, एक स्क्रीन की तरह। ठीक है, वो शील्ड की तरह काम करेगी। इतना चार्ज फील किया जाना था बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो उतना नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफेक्टिव चार्ज जो फील किया जाएगा बाय दिस 2s1 इलेक्ट्रॉन उसे ही हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऑलराइट, और वो कम होगा किससे, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से। ऑब्वियसली कम होना है। उसके बाद इसका मतलब क्या है कि जो हमारी वेरियस इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होती हैं कैसे वो बिहेव करते हैं न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में एक स्क्रीन की तरह। कैसे बिहेव करेंगे, जो हमारे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच में किसकी तरह बिहेव करे, एक स्क्रीन की तरह वो बिहेव कर रहे हैं। इसके बाद है क्या हो जाएगा बच्चों, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे उतनी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से जितने की वो एक्सपीरियंस करते जब वहां पे कोई भी हमारे इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस है और जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, आउटर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने चार्ज को वो फील नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस के जितना कि वो फील कर पाता जब वहां पे इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ना प्रेजेंट होते। जब वो इनर इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट है तो वो एक शील्ड की तरह वर्क करे, एक स्क्रीनिंग वहां पे इफेक्ट उनका आ रहा है जिसकी वजह से जितना चार्ज उन्हें फील करना था उतना वो नहीं कर पाएंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। तो इसे हम क्या बोल देंगे, शील्डिंग इफेक्ट, या फिर हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसको हम कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके स्क्रीनिंग कांस्टेंट को फॉर द इनर इलेक्ट्रॉन्स किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होगा, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे Z स्टार से, दैट इज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन। उसे हम कैसे एक्सप्रेस कैसे हम करेंगे, Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस में S। Z स्टार क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और यहाँ पे Z क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज, जो कि क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। उसके बाद S क्या, यहाँ पे शील्डिंग कांस्टेंट है, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। और जो हमारी स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है S,
मेजर होता है, वो किस चीज को मेजर करता है, स्क्रीनिंग कंट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, जिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट आ रहा है उन सभी का, ठीक है, जिन जिन इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है स्क्रीनिंग के अंदर, वो क्या है हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट S। तो ये मेजर है स्क्रीनिंग कंट्रीब्यूशंस का बाई ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन है स्क्रीनिंग इफेक्ट के अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर स्क्रीनिंग हमारी स्मॉल है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा बच्चों वो हाई हो जाएगा, और अगर स्क्रीनिंग वहां पे ज्यादा है तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद स्लेटर ने प्रपोज किए थे कुछ रूल्स कैलकुलेट करने के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, हम क्या बोलते हैं, स्लेटर रूल्स। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्लेटर रूल्स को, पहले आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों स्लेटर रूल्स को। तो स्लेटर जो थे उन्होंने प्रपोज किए थे कुछ रूल्स जिससे हम कैलकुलेट करेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट को इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंट शेल्स के अंदर, ठीक है। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की हेल्प से क्या होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बच्चों उसको हम कैलकुलेट करेंगे सब्ट्रैक्ट करके इसको न्यूक्लियर चार्ज से। ऑलराइट, तो देखिए स्लेटर रूल्स क्या थे। फर्स्ट राइट करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट की इस ऑर्डर के अंदर, ये वाला हमारा ऑर्डर रहेगा और ग्रुपिंग होगी इस तरीके से 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p एंड 5d 5f। इस तरीके से ये क्या हमारा ऑर्डर है। और यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे होगी, s और जो p ऑर्बिटल्स होंगे शेल के सेम वैल्यू होगी जिनकी n की, उनको हम साथ में लिखेंगे। देखिए लाइक यहाँ पे 3s 3p, अब यहाँ पे n की जो वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है हमारे पास बच्चों n जो है वो क्या है, सेम है, दैट इज 3। तो यहाँ पे 3 है तो क्या होगी, एक साथ में लिखेंगे इनको। इसी तरीके से 4s 4p के केस में, बट d और f को क्या करेंगे बच्चों, हम सेपरेटली लिखेंगे, ठीक है, जबकि d एंड f ऑर्बिटल्स को रिटर्न सेपरेटली। ऑलराइट, उसके बाद है सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे ग्रुप में हायर में, ठीक है, और देन द इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन जिसके लिए हमें निकालना है, दोज इन लोअर ग्रुप्स देयरफॉर कंट्रीब्यूट 0 टू स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है बच्चों इस लाइन का, कि जिस इलेक्ट्रॉन की हमें निकालनी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जहाँ वो जिस इलेक्ट्रॉन पे हमें देखना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए हमें देखना है 3d1 के अंदर देखना है, इस इलेक्ट्रॉन का हमें देखना है 3d, या फिर हम यहाँ पे क्या ले लें 10 एंड 4s2। तो हमें 3d के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका चेक करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो एक्सपीरियंस किया जाएगा उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो यहाँ पे हमें उसको चेक करना है। तो 3d10 में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए जो 4s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट 0 हो जाएगा इस के लिए, ठीक है, बिकॉज इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जो शील्ड कर रहे हैं, जो स्क्रीन कर रहे हैं वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल के हैं। तो इसलिए 3d के लिए जो 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनका कंट्रीब्यूशन स्क्रीनिंग कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका ये मतलब है, समझ में आ गया। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे सेम ग्रुप में वो कंट्रीब्यूट करेंगे s, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना 0.35। उसके बाद 4s इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, ये 0.30। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ns और np ऑर्बिटल के अंदर जो होंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स n-1 शेल में कंट्रीब्यूट करेंगे 0.85, ठीक है, ये हमारी स्क्रीनिंग कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद सभी इलेक्ट्रॉन जो डीपर शेल्स में होंगे n-2 या फिर इससे लोअर शेल्स के अंदर वो कंट्रीब्यूट करेंगे s, दैट इज इक्वल टू 1.0। ऑलराइट, इसके बाद इलेक्ट्रॉन nd और nf ऑर्बिटल के अंदर सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे लोअर ग्रुप में कंट्रीब्यूट करेंगे वो 1.0। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पे हमें नोट क्या करना है कि जो nd और nf इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सभी लोअर ग्रुप्स में अगर उनके पास सेम वैल्यू भी है n की, तो वहाँ पे वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1.0। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल्स की हेल्प से। यहाँ पे हम क्या करेंगे 3-4 न्यूमेरिकल को करेंगे जिससे हमें सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल जब हम कैलकुलेट करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन, स्क्रीनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4d ग्रुप में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे लाइक 4s 4p में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वहाँ पे क्या होगा, सेम वैल्यू होगी n की, दैट इज 4। तो वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, s इज इक्वल टू 1.0। और यहाँ पे क्या नहीं होगा 0.35, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा 1.0 nd और nf ऑर्बिटल्स के केस में, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। इसके बाद है ओनली जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे सेम 4d ग्रुप में, वहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा 0.35। इसके बाद है जो शील्डिंग कांस्टेंट है s बच्चों, जो हमें ऑब्टेन होगा सम करके कंट्रीब्यूशंस का
जो हमने एक्सप्लेन किया अभी जो रूल्स हैं इसके लिए, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूक्लियर चार्ज से, ठीक है। जो भी हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑब्टेन होगा उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, तो ये थे हमारे स्लेटेड रूल्स। नेक्स्ट अब हम रूल्स को हम समझेंगे एग्जाम्पल्स की हेल्प से, तो इसे आप पहले नोट कर लें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम के 3p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वहां पे हमें क्या निकालना है, इसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। क्लोरीन एटम है तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरीन Z क्या होता है, दैट इज एटॉमिक नंबर, दैट इज 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या आ जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो क्या हो गया 17। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से ग्रुपिंग हो जाएगी। sp जो हमारे होंगे सेम शेल के, वो उनको हम क्या लिखेंगे, एक साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, s देखिए फिफ्थ इलेक्ट्रॉन 3p ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसके लिए हमें निकालना है, तो 4 5 6 एक इलेक्ट्रॉन तो वो है जिसके ऊपर निकालना है हमें, तो 3p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन वो हो गया, माइनस कर देंगे उसको, तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन बचे, जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो सेम शेल के अंदर होता है, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसके इक्वल होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन्स का 0.35, और कितने इलेक्ट्रॉन्स का 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो। उसके बाद है n-1 में जो प्रेजेंट होंगे n-1 ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 0.85 होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, n-2 ऑर्बिटल के अंदर है, n-2 सब शेल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.0 इंटू में 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो आएगा हमारे पास 10.9। ऑलराइट, कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करना, आएगा 10.9। अब हमें निकालना है Z स्टार, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो क्या हो जाएगा Z माइनस है, ठीक है। एक्चुअल जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है माइनस में स्क्रीनिंग कांस्टेंट, कितना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट 10.9, Z क्या है 17, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज 10.9, तो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों ये 17 माइनस 10.9, ये हो जाएगा 6.1, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो इसे नोट कर ले, फिर हम सेकंड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 3p इलेक्ट्रॉन का हमें कैलकुलेट करना है फॉस्फोरस एटम के अंदर, तो फॉस्फोरस हमारे पास है, तो Z क्या है यहाँ पर बच्चों, Z है 15, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों इसका 15 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुपिंग कैसे होगी 1s2 2s2 और 2p6 3s2 एंड 3p कितना हो जाएगा यहाँ पे 3p3, ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुपिंग इस तरीके से हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें निकालना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, कितना होगा किसके लिए 3p इलेक्ट्रॉन के लिए, 3p इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालना है, और यहाँ पे कितने बचेंगे फिर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 4 इलेक्ट्रॉन सेम शेल, तो 4 इंटू में 0.35 प्लस में 8 इलेक्ट्रॉन क्या है हमारी n-1 सब शेल में, तो हो जाएगा 0.85 इंटू में 8 और प्लस n-2 ऑर्बिटल के अंदर है, n-2 सब शेल के अंदर है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना हो जाएगा बच्चों 1.0 इंटू में 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा बच्चों 10.2, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10.2। अब हमें निकालना है Z स्टार, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो Z माइनस S कर देंगे। अब Z कितना है यहाँ पे फॉस्फोरस एटम में 15 माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट 10.2, तो कितना आ जाएगा, करो माइनस, कितना है यहाँ पे 4.8, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। 4.8 के आगे यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस एटम, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ 3d ऑर्बिटल ऑफ जिंक। तो जिंक के अंदर जो हमारे पास 3d ऑर्बिटल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर हमें देखना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को वो हमें कैलकुलेट करना है। सो थर्ड जिंक है, Z क्या है 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2
ग्रुपिंग हो जाएगी इस तरीके से 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 हो जाएगा और 3d10 अलग करेंगे, ठीक है। सेम शेल में है, थर्ड है दोनों की PSPD की, ठीक है। इन दोनों तीनों में सेम है, तो इन दो की तो हम ग्रुपिंग करेंगे बिकॉज हम पढ़ चुके हैं रूल्स के अंदर। जो स्लेटर रूल्स में हमने पढ़ा था SP को तो हम कलेक्टिवली लिख देंगे, साथ में लिखेंगे, बट जो D है उनको अलग अलग लिखेंगे। F के अंदर भी है, जो F के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उनको भी अलग लिखेंगे, बेशक से सेम शेल के अंदर वो हो। और हो जाएगा 4s2, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए D जो इलेक्ट्रॉन है 3D के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसमें हमें देखना है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें देखना है जो वो एक्सपीरियंस करेगा। तो 4s का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इफेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर। 4s ऑर्बिटल के अंदर 4s जो हमारे सबशेल उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसका तो इफेक्ट क्या होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पे जीरो हो जाएगा, बिकॉज हमें तो इनर जो शेल है उनका जो इफेक्ट है, वो जो शील्डिंग कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हमें उसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट S, तो क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू 9 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स इंटू में 0.35 कर देंगे, सेम शेल में है, प्लस ये सारे इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं हमारे पास 18। तो ये सारे जो हमारे 18 इलेक्ट्रॉन होंगे इनके लिए क्या हो जाएगा 1.0 इंटू में 18। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 21.15, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी बच्चों, 21.15 आ जाएगी। यहाँ पे हमें Z स्टार कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा Z माइनस में S हो जाएगा। Z क्या है 30, तो 30 माइनस करेंगे 21.15, तो कितना आ जाएगा 8.85। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये क्या गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3D ऑर्बिटल ऑफ जिंक। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम करते हैं फोर्थ को, इसे नोट करें पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटाशियम। तो जो पोटाशियम के अंदर जो 4s इलेक्ट्रॉन है वो कितना एक्सपीरियंस करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, वो हमें कैलकुलेट करना है। सो देखिए फोर्थ पोटाशियम के अंदर हमें देखना है Z क्या है 19, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रुपिंग करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1, ये हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 4s इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इसके लिए हमें देखना है जो एक्सपीरियंस करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसको। तो यहाँ पे क्या है n-1 में 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा 8 इंटू में 0.85 एंड प्लस ये जो हमारे लोअर शेल्स हैं इनके लिए क्या हो जाएगा 1.0, तो कितने हैं 6 7 8 9 10 10 इंटू में 1.0। इसे करो सॉल्व करोगे बच्चों, यहाँ पे आएगा 16.8, ठीक है। अब निकालो Z स्टार, तो हो जाएगा Z माइनस में S। अब Z कितना है यहाँ पे देखो 19, तो 19 माइनस क्या कर देंगे 16.8 स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी 19.16.8 क्या आ रहा है 2.2, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, ये किसकी वैल्यू आई है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, इसकी वैल्यू आई है दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटाशियम। पोटाशियम के अंदर जो 4s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों, वो कितना एक्सपीरियंस कर रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज इक्वल टू 2.2। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ गया जो एक्सपीरियंस किया है 4s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पोटाशियम के, ठीक है। तो समझ में आया आपको स्लेटर रूल्स उसके रिगार्डिंग जो हमने क्वेश्चंस किए वो। फिर भी आपको कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा चैप्टर वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।